अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मई जून 24 वाला पेपर सॉल्व करना है। आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बेसिकली स्क्रू गेज है। हम ये सारे जो वैल्यूज है ना देखते हैं किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। मैथ को बैलेंस से मेजर किया जाता है। लेंथ जो है वो मेजर होती है किसी ना किसी मीटर रॉड से या मेजरिंग टेप से। मेनली मीटर रॉड यूज होता है। करंट एमीटर से। और एरिया जो है ये माइक्रोमीटर से हम मेजर करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2, टू पीपल पुल ऑन रोप्स टू मूव ए बोट अलोंग अ कैनाल। बोट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। वेक्टर डायग्राम इज शोन। विच वेक्टर इज द ड्रैग एक्टिंग ऑन द बोट। ड्रैग बेसिकली रेजिस्टेंस की फोर्स है जो वाटर की वजह से एक्सर्ट हो रही है, और ड्रैग फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी की मोशन के ऑपोजिट होती है। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे उसके ऑपोजिट क्या है। ये वेक्टर डायग्राम है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला होगा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ पुल। और जो ड्रैग है वो हमेशा जो रिजल्टेंट होगी उसके ऑपोजिट होगी, तो बिल्कुल ऑपोजिट या एंटी पैरेलल ये ड्रैग फोर्स होगी। एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, the graph shows how speed of car traveling in a straight line changes with time. Which section shows the largest acceleration? हम सारे सेक्शन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस हो उसकी स्लोप जीरो होती है। इसी तरह इस लाइन की स्लोप भी जीरो होगी और सी की स्लोप भी जीरो होगी। ए बी डी ये 3 पॉइंट सब रहते हैं। ये जो डी वाली लाइन है इसमें स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज होती है तो बॉडी में डिसेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता। इस वजह से डी ऑप्शन इज नॉट राइट। सी ऑप्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, नॉट राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। तो ए और बी में अब हमने फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट एक्सेलरेशन किस में होगा। कैसे पता चले? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है वो इस तरह है कि अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये ए है, तो यहाँ से अगर मैं एक एंगल बनाता हूँ थीटा, ये बेसिकली स्लोप है। जितनी ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के करीब होगी उतना स्लोप जो है वो डिक्रीज होगी। जितनी ये लाइन एक्स एक्सिस से अवे होगी उतनी स्लोप जो है वो ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें एंगल ये वाला बन रहा है थीटा और ए में बन रहा है ये वाला। तो हम देखते हैं कि इसमें जिसमें एंगल ज्यादा होगा ना उसकी स्लोप जो है वो ज्यादा होगी और उससे में ही लार्जेस्ट एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में फिर हमें पता चलेगा कि ए इज द राइट ऑप्शन विच शोज द लार्जेस्ट एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, a man walks along a path from x to y. Diagram shows the path. Man measures the distance he walks and the time taken. Which quantity can be calculated using data? डिस्टेंस और टाइम गिवन है। अब देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो स्पीड ओवर टाइम होता है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। इसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड जो है ये होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और पावर होती है एनर्जी ओवर टाइम। तो हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं वो डिस्टेंस है और टाइम है, तो इट मींस हम इस डेटा से एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, which property of an object determines its resistance to change from its state of rest or motion? तो ये बेसिकली इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनर्शिया जो है वो रिलेट करता है मैस के साथ, बिकॉज मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जिस बॉडी का मैस जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। उसको रेस्ट पर लाना या मूव करवाना दोनों ही हमारे लिए डिफिकल्ट होंगे, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी।
Question number 6. Diagram shows a moon buggy used by astronaut. Mass of moon buggy on the earth is 210 kg. Gravitational field strength on moon is 1/6 of that of earth. What is the weight of moon buggy on the moon? स्टूडेंट्स, जब भी वेट हमने फाइंड करना है, वेट का फॉर्मूला W इक्वल्स mg। m जो है 210 मल्टीप्लाई बाय g, 1/6 ऑफ अर्थ, यानी अर्थ पे जो उसकी वैल्यू है उससे 6 टाइम्स कम है। तो अर्थ पे वैल्यू है 9.8 या 10 डिवाइडेड बाय 6, 1/6 ऑफ डेट ऑफ अर्थ है। तो इस केस में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन। Question number 7. A car travels along a road. Force on the car due to engine is 800 Newton. Motion of car depends on value of total resistive force. Which row shows the motion of car for the given value of R? अब इस तरह के केस में हम जो सारे ऑप्शन है ना, इनको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। ए ऑप्शन है, सपोज अगर यहाँ पर मैं 500 को लिखूं, तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट होंगी तो हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 300 न्यूटन। राइट वर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। सो आंसर हमारे पास आएगा प्लस 300 न्यूटन। तो प्लस का मतलब है बॉडी इज एक्सेलरेटिंग नॉट डिसलरेटिंग। तो 500 के केस में डिसलरेशन है विच इज नॉट पॉसिबल। अब सेकंड जो केस है उसमें 800 न्यूटन है। अगर हम 800 यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर हम 800 माइनस 800 करते हैं तो आंसर आता है 0 न्यूटन। इट मीन्स फोर्स 0 है। फोर्स 0 होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो बॉडी मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ। तो बी ऑप्शन में यहाँ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्योंकि 0 होगा इस केस में। अब आते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड है 900, 800 माइनस 900। ये साइंस आपने याद रखने हैं, ये प्लस का साइन होगा, ये माइनस होगा। तो इस केस में आएगा माइनस 100 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स है। और माइनस साइन का मतलब क्या होगा? माइनस साइन मींस कार इज डिसलरेटिंग। ठीक है, क्योंकि अब जो उसका नेट फोर्स है वो नेगेटिव है। कार की जो स्पीड है वो अब डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसलरेशन है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वाला आप लोग मुझे बता दें क्या होगा। 1000 न्यूटन है। जब 1000 यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, 800 माइनस 1000 जो है माइनस 200 न्यूटन। माइनस साइन मींस बॉडी इज डिसलरेटिंग, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो इट मींस तो राइट चॉइस इज सी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8. Four of the gravitational forces that act between objects in the solar system are listed. Force on moon due to earth, force on the earth due to sun, force on earth due to moon, and force on moon due to sun. Which two forces are a Newton third law pair? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि दो जो बॉडीज हैं, एक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करता है। दो बॉडीज एक दूसरे पर सेम फोर्स जो है वो लाजमी अप्लाई करती हैं। देखें, मून ड्यू टू अर्थ, अगर मून अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो अर्थ मून पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। दिस विल फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अर्थ एंड सन, अगर अर्थ सन पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो सन भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? मून अगर अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो अर्थ भी मून पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है पी के अलावा? क्यू में अर्थ और सन है, एस में मून और सन है, आर में अर्थ ड्यू टू मून, अर्थ और मून है। तो ये पी एंड आर जो है ये हमारे राइट ऑप्शन होंगे। क्यू के केस में राइट ऑप्शन क्या होता? अर्थ ड्यू टू सन और सन ड्यू टू अर्थ।
मून ड्यू टू सन, सन ड्यू टू मून, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो यहाँ पर जो है एक्शन रिएक्शन पेयर इनके अकॉर्डिंग बन रहा है वो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, a box is moved up a rough slope from x to y. Diagram shows four forces acting on the box. Which force is the force due to friction on the box? बॉक्स मूव कर रहा है ए की तरफ अपवर्ड एक्स टू वाई, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा बॉडी की मोशन के ऑपोजिट होती है, तो ऑपोजिट इज सी, सो सी इज द राइट ऑप्शन। जो डी है वो नॉर्मल फोर्स होगी जो सरफेस की वजह से एक्सर्ट हो रही है, और जो बी है, ये बी जो है ये वेट फोर्स होगी। Question number 10. The graph shows how the extension of four different threads depends on load attached. Which thread is most difficult to stretch over the range of loads shown? Extension load, load mean force. Extension और load का ग्राफ गिवन है मोस्ट डिफिकल्ट टू स्ट्रेच, इट मीन्स हमने ये देखना है इनमें से किस में के की वैल्यू जो है वो लार्जर होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी लार्जर होगी तो मोस्ट डिफिकल्ट टू स्ट्रेच होगा, और जितनी जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो उतना ही लेस डिफिकल्ट या इजी टू स्ट्रेच होगा। अच्छा, के का जो फॉर्मूला है वो होता है एफ बाई एक्स, डिवीजन से आता है, तो हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है कि स्लोप जो है वो होती है वाई ओवर एक्स, यानी एक्सटेंशन ओवर एफ लोड, ये इसकी स्लोप बनेगी इस ग्राफ की। के का फॉर्मूला होता है एफ ओवर एक्स, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो होगी एक्स ओवर एफ। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास क्वांटिटी होगी मैक्सिमम, उसको हमने मिनिमम कर देना है। सपोज ये अगर फोर्स हो या लोड हो, ये एक्सटेंशन हो, तो फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ में हमने देखना है कि किसको स्ट्रेच करना डिफिकल्ट है, तो इस स्लोप से पता चलेगा। और स्लोप में हमने देखना होता है जिसका एंगल ज्यादा हो, या जो लाइन जो है एक्स एक्सिस से जितनी अवे होगी ना, उतना ही उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होगा। तो एफ और एक्स के ग्राफ में ए ऑप्शन मस्ट बी राइट। ठीक है, कर्व को हमने नहीं लेना, हमने यहाँ पर एक्सटेंशन और लोड का जो ग्राफ है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, इस वजह से कर्व को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब आ जाए जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में है एक्सटेंशन लोड ग्राफ, तो जो स्लोप है उसको हमने अब रिवर्स कर देना है। एफ ओवर एक्स में ये वाला आंसर था, लेकिन हमारे पास क्योंकि एक्स ओवर एफ है, तो एक्स ओवर एफ में जो वैल्यू, जो लाइन एक्स एक्सिस के जितनी करीब होगी इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इट मींस एक्स ओवर एफ में डी की स्लोप जो है वो ज्यादा होने की वजह से डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, a satellite orbits a planet in a circular path as shown. It has constant speed. There is a force on satellite due to planet. In which direction is the force on satellite when it is in the position shown? यहाँ पर सैटेलाइट मूव कर रहा है, हमने बताना है इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन सैटेलाइट की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो हो कौन सी रही है। Satellite is revolving around a circular path, and its revolution या its circular motion is due to force of gravity। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। तो सैटेलाइट जो मूव कर रहा है इसमें जो ग्रेविटी है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी इस डायरेक्शन में, यानी इसका जो एरो है वो इस तरफ होगा जिस तरफ मैंने ड्रॉ किया है। तो ए बी सी में से कोई एरो इस तरफ ड्रॉ नहीं हो रहा, डी है जो इस तरफ ड्रॉ हो रहा है, एंड डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, a crane has 5800 newton counterweight positioned from the tower, center of gravity, a pivot point is marked. What is the horizontal distance between load and P point when there is no moment about P?
इसका मतलब है ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट के राइट, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का क्वेश्चन है, तो पिवट पॉइंट के राइट साइड पे जो फोर्स है ये होगी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है 2300 मल्टीप्लाई बाई पी, ये फोर्स है, और जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमने पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का कंसीडर लेना होता है। ये फोर्स है और जो डिस्टेंस है ये आर पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का होता है, और यही पी हमने फाइंड आउट करना है। पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रही है, अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में 5800 मल्टीप्लाई बाय 2.3, ये भी पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ से जब हम पी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ए कार ऑफ मैस 750 kg ट्रेवल्स। अब देखते हैं गिवन डेटा क्या है। 750 kg है, उसके बाद 400 मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इट देन एक्सेलरेट्स टू 35 मीटर पर सेकंड एंड ट्रेवल्स अ फर्दर 400 मीटर। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार ड्यू टू एक्सेलरेशन? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम होता है एम वी। तो देखें दो वेलोसिटीज हैं, फर्स्ट वन इज इनिशियल एंड सेकंड वन इज फाइनल। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, मैथ रिमेन सेम। हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ से जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। ड्रॉप का जब भी केस आता है इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड जीरो होती है। एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 14 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? We have three equations of motion, and which one is suitable for this question? How to figure out? So first of all, keep an eye on the given data. क्या कुछ गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और हाइट जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो तीनों इक्वेशन में से फिगर आउट करें कि विच इक्वेशन कंटेन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड हाइट। तो अगर हम इस पर ज़रा गौर करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, हमने यहाँ से हाइट फाइंड करनी है, तो ये सब जब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज़ करनी पड़े तो आपने जो गिवन डेटा है उससे फिगर आउट करना है विच वन इज सूटेबल इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, which energy source is available constantly over a 24-hour period? Natural gas, this is the right option. Question number 16, a 15-watt lamp is turned on for 30 minutes. It wastes 7000 of joule energy. What is the efficiency? स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर होता है, या आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी होता है, यानी आउटपुट ओवर इनपुट होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो इसमें हमें एनर्जी भी गिवन है, पावर भी गिवन है, तो इस तरह के केस में हम एनर्जी यूज करें या पावर यूज करें एफिशिएंसी में, तो उसके लिए हम सबसे पहले गिवन डेटा को दोबारा देखते हैं। 15 watt लैंप इज टर्न ऑन फॉर 30 मिनट्स, ये है इनपुट। इसमें पावर गिवन है और टाइम गिवन है, और जो सेकंड हमारे पास इंफॉर्मेशन है इट वेस्ट 7000 जूल ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी गिवन है। तो इस केस में हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो इट मींस ये जो फर्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हम यहाँ से भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और एक एनर्जी यहाँ पर गिवन है,
तो इट मीन्स कि हम एफिशिएंसी में एनर्जी वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। ये मैं ई लिख लेता हूं, इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि जूल में एनर्जी है, तो ये मिनट्स जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ऐसे यूनिट में लेकर जाना है इनको। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 30 मिनट्स, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 27,000। ये हमारे पास आ गई इनपुट। अब आउटपुट क्या होगी? देखें, ये जो एनर्जी 7,000 है ये वेस्ट हुई है, और आउटपुट जो है वो हमेशा यूजफुल एनर्जी होती है, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं होती। तो इट मींस जो डेटा गिवन है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो आउटपुट यूजफुल है वो कितनी है। तो 27,000 में से 7,000 जो है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो 27 माइनस 7,000 20,000, ये हमारे पास आउटपुट है, डिवाइडेड बाय इनपुट जो है वो 27,000 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 और 27 जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी। यूनिट्स का आपने जो है वो खास ख्याल रखना है। जब भी आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम होने चाहिए, ये आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, विच क्वांटिटी इज नॉट मेजर्ड इन जूल्स? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जूल, लेटेंट हीट है जूल, पावर दिस इज जूल पर सेकंड। तो सी इज द राइट ऑप्शन। वर्क का यूनिट भी जूल होता है, तो पावर जो है वो जूल में मेजर नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लिक्विड इज करेक्ट? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लिक्विड के केस में जो लिक्विड की शेप है वो वेरिएबल होती है, वॉल्यूम जो है उनका फिक्स होता है। अगर सॉलिड की बात की जाए तो उनकी फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम होता है, और अगर गैसेस की बात की जाए तो उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, a transparent box has a dividing wall in its middle. It contains two different gases, one in each half. Dividing wall is removed. The box is left for a long time. Gases don't react. Don't react means there is no chemical reaction. React का मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। What is seen in the box? Brown gas on the right and colorless gas on the left. No. केमिकल रिएक्शन इनका कोई नहीं होगा, लेकिन आपस में डिफ्यूजन होगी, और डिफ्यूजन की वजह से इनका जो कलर है वो चेंज होगा, और इस वजह से बी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज सेवरल डिस्टिंक्ट कलर्स वो भी नजर नहीं आएंगे। कलरलेस गैस ऑन राइट एंड ब्राउन गैस ऑन द लेफ्ट, अलग-अलग भी सेपरेटली भी नहीं यहाँ पर शो होंगी, तो पेल ब्राउन गैस जो है वो कलर होगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, a bottle containing a cold liquid is placed on a table of warm day. Drops of water form on the outside of the bottle. Which process causes the drops to form? ये एक सिंपल एक हमारी डेली लाइफ एग्जांपल है। एक हम फ्रिज या फ्रीजर में से एक कोल्ड जो है ना बॉटल, उसे हम बाहर रख दें किसी वार्म एयर में, वार्म प्लेस में, तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसकी सरफेस पे ना वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो नजर आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है? ऐसा एक्चुअली होता है कंडेंसेशन की वजह से। तो राइट ऑप्शन इज कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड? स्पेसिफिक हीट की जस्ट डेफिनेशन है, स्पेसिफिक हीट होती है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass of gas through 1 degree Celsius. सो सी इज द राइट ऑप्शन। स्पेसिफिक है तो इसमें जो मैस या मोल्स है उनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। 22, विच स्टेटमेंट अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन इज करेक्ट? इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं,
तो सारे ऑप्शन हम देखते हैं। इन वैक्यूम इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वैक्यूम में, सबकी लाइट की स्पीड होती है, यानी सबकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बी ऑप्शन इंफ्रारेड रेडिएशन लॉन्गिट्यूडिनल, नो, ये ट्रांसवर्स होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रावायलेट, नो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इनकी वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड से स्मॉल होती है और अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है इंफ्रारेड से। White surfaces are better emitter of infrared radiation than black surfaces, though ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। 23 speed of sound in air is 330 meter per second. Which sound is classes as ultrasound? स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाय लैम्डा। अब देखें इन तीनों केसेस में वेवलेंथ भी गिवन है और ये स्पीड भी गिवन है। अगर आप इन सब को वन बाय वन सॉल्व करें, अगर कोई आंसर 20,000 हर्ट्ज या इससे ग्रेटर आ जाता है तो वो राइट ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप इन तीनों को सॉल्व करें तो किसी में भी आंसर जो है 20,000 हर्ट्ज ही नहीं आता, इससे ज्यादा भी नहीं आएगा, तो डेट इज वाई डी इज द राइट ऑप्शन। 24 which diagram shows how light from a distant object forms an image in the normal eye? सिंपल, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ए इज राइट ऑप्शन, क्योंकि हमारी जो आई है उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो बी में देखें कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को बिल्कुल स्ट्रेट पास करवा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सी में यानी कि ये रेटिना है हमारा जहाँ पे इमेज बनना है, तो ये उससे पहले हो रहा है, ये तो कोई डिफेक्ट है, इस वजह से ये भी नॉर्मल आई का नहीं है, डिफेक्टिव है। और डी ऑप्शन में लाइट रेज कन्वर्ज हुई है लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर वो मीट नहीं कर रही। यहाँ पर जैसे सिंगल पॉइंट पे मीट किया है ना, यहाँ तीन डिफरेंट लाइट्स जो हैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट कर रही है, इस वजह से ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज स्टिल ए। 25 color of visible light is related to the wavelength, which list of color is in order of increasing wavelength? इंक्रीजिंग वेवलेंथ में ये याद रख लें विबग्योर, मैं तो स्टूडेंट्स को यूं इनको मेमोराइज करवाता हूँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे स्मॉल होती है, रेड कलर की वेवलेंथ लार्जर होती है विजिबल रीजन में। तो इसमें जब आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, ए थिन कन्वर्जिंग लेंस बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है, इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास कब यूज होता है, इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ है। अगर एक ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम प्लेस करें तो उस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है बिहेव करेगा एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, और जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होगा साइज या लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो सी इज द राइट ऑप्शन। 27 which application is not a use for ultrasound? डी ऑप्शन इज द राइट, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 28 which equation is correct for potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो सिंपल फार्मूला सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, डायग्राम shows 5 electrical circuits, all of the resistors shown are identical, सबकी रेजिस्टेंस इसका मतलब है सेम है जितने भी रेजिस्टर्स हैं। which circuits have equal resistance? चले हम इनको सॉल्व करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ सबकी रेजिस्टेंस आर है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो R/2 होगी।
ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है R/2, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है R/2, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन 2R, एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करें ना रेजिस्टेंस को R पुट करके, तो वो आंसर आपका R/2 ही आएगा। इसमें देखें 1 2 3 एंड 5 इनकी इक्वल रेजिस्टेंस है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 30, विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सेल फोन, फैन, हेयर ड्रायर, लॉन मोवर। तो हेयर ड्रायर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये जो जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है उनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करता, ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो फर्दर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। 31, हाउ मैनी किलोवाट ऑफ एनर्जी आर यूज्ड बाय 1000 watt हीटर कनेक्टेड टू 230 volt सप्लाई फॉर 30 minutes? किलोवाट आवर। अब देखें हमारे पास पावर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, यानी हमने इसको किलोवाट आवर में लेके जाना है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारे पास आ रहा है वॉट मिनट। हमने इसको किलोवाट आवर में लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो 1000 है, 1000 इज बेसिकली 10⁻³ और 10⁻³ होता है किलो। तो अगर मैं इसकी जगह पर सिंपल लिख दूं किलोवाट, 30 किलोवाट मिनट, इस तरह लिखा जा सकता है इसको। 1000 जो है वो किलो हो गया, ठीक है, तो ये किलो लिख दिया 1000 की जगह पर, 7 वॉट और 7 मिनट। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑर्स, तो मिनट को ऑर्स में कन्वर्ट करना है। 30 किलो वॉट, मिनट को ऑर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 या 0.5 किलो वॉट, और 60 से डिवाइड करने के बाद आ गया और, तो राइट ऑप्शन इज बी। 32, ये भी जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, विद सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन वायरिंग एन इलेक्ट्रिकल केटल दैट हैज स्टेनलेस स्टील आउटर केसिंग। A is the right option. 33, what is the purpose of earth wire in a plug connected to an appliance? अर्थ वायर जब भी आती है वो किसी न किसी इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रिवेंट करती है, बचाती है। सी इज द राइट ऑप्शन। 34, डायग्राम shows a wire carrying current in magnetic field. What is the direction of force on the wire? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें एक इंडेक्स फिंगर होती है, एक मिडल फिंगर होती है और एक थंब होता है। जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करती है, जो मिडल फिंगर है वो बताती है करंट को। आप इंडेक्स फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड है तो करंट की डायरेक्शन में होगी मिडल फिंगर, और जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करें तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, डायग्राम shows a simple DC motor which what is the part labeled Q? डीसी मोटर में होते हैं स्प्लिट रिंग्स, तो डी ऑप्शन इज द राइट। अकेले स्प्लिट रिंग नहीं होंगे, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर होगा, बिकॉज स्प्लिट रिंग जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने नहीं देते, तो डेट इज वाई स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर इज द राइट ऑप्शन। 36, डायग्राम शो द ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट राइट्स 4 स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क्स। वन बाय वन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन से इनमें से राइट है कौन से रॉन्ग है।
Alternating voltage across primary induces an unchanging voltage across the secondary. No. ऑल्टरनेटिंग करंट अगर ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर प्राइमरी पर है तो सेकेंडरी पर भी ऑल्टरनेटिंग ही होगा। सेकंड है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दी आयरन कोर। ये बात ठीक है। यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा आउटपुट पर, सेकेंडरी पर। तो जब आउटपुट या सेकेंडरी पर भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर वेरी करेगी, चेंज होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड, changing magnetic field in the iron core induces an alternating voltage across the secondary coil। तो आप ये बताएं क्या ये वाली बात ठीक होगी? Changing magnetic field in the iron core induces an alternating voltage across the secondary coil, यही बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। एक कॉइल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जो एक कॉइल में बिहेवियर हो रहा है वही सेकंड कॉइल में होगा। फर्स्ट कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है यानी प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी में भी चेंज होगी। प्राइमरी में अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो सेकेंडरी में भी होगा। तो डेट इज बाय थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ए राइट स्टेटमेंट। फोर्थ, अनचेंजिंग वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, ये हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। अनचेंजिंग का मतलब है डीसी और डीसी पर ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता। यहीं से बात खत्म हो गई। तो सेकंड और थर्ड जो है वो ठीक है। तो डेट इज बाय सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विच पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है और जो लार्जेस्ट मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है। यानी अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास होगा और उसके बाद प्रोटॉन का मास होगा और उसके बाद होगा न्यूट्रॉन का मास और एंड पे होगा अल्फा पार्टिकल का मास। यानी इलेक्ट्रॉन का मास, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा, उससे कम न्यूट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन और सबसे स्मॉल इलेक्ट्रॉन। 38, which two atoms are isotope of the same element। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और न्यूक्लियॉन या मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इनमें से देख लें प्रोटॉन नंबर किस में सेम है, 12, 14, 13, 14। ये 14 और 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो इसका मतलब है सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आइसोटोप है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो ये आइसोटोप की एक साइन है इसको फिगर आउट करने का, फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 39, फोर टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन आर लिस्टेड, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रेज। Which type of radiation can be emitted from unstable nuclei of radioactive material। जब भी न्यूक्लियस की बात आती है ना, न्यूक्लियस में से अल्फा, बीटा और गैमा, ये तीन रेडिएशन जो है न्यूक्लियस में से निकलती हैं। उसके अलावा हर रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से एमिट होती हैं। तो डेट इज बाय ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर्स द सन। सन को जो न्यूक्लियर रिएक्शन पावर देता है वो होता है फ्यूजन। तो फिशन फिशन ए और बी नहीं है, सी और डी में से कोई एक होगा। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम या फ्यूजन ऑफ हीलियम इनटू हाइड्रोजन। फ्यूजन जो है वो होता है लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो हाइड्रोजन लाइटर न्यूक्लियाई है, हीलियम जो है वो हैवी न्यूक्लियस है। तो इट मींस के फ्यूजन जो है हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में होगा। तो डेट इज वाई सी इज द राइट ऑप्शन।